सांवले सपनों की याद। मैंने आपको बताया कि जाबिर हुसैन जी ने सालिम अली के विषय में लिखा। सालिम अली एक पक्षी विज्ञानी थे। उनका जन्म 12 नवंबर 1896 को हुआ और उनकी मृत्यु जून 1987 में हुई। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु से दुखी होकर एक संस्मरण के रूप में उन्होंने ये डायरी लिखी, जिसका कि एक अंश हमारे पाठ में दिया गया है। वो कह रहे हैं कि पहले तो हम इसके नाम के विषय में चर्चा करते हैं। उन्होंने उसका नाम दिया सांवले सपनों की याद। जब भी हम किसी को अच्छे रूप में याद करते हैं, उसकी अच्छी यादों को याद करते हैं, तो हम प्राय देते हैं सांवले नहीं, सुनहरे सपने, यानी कि सुंदर भविष्य के सपने। यहाँ इन्होंने नाम दिया सांवले सपनों की याद, यानी कि उनकी मृत्यु के दुख को ध्यान में रखकर उन्होंने ये पाठ लिखा था, ये लेख लिखा था, और इसीलिए उनकी मृत्यु की वजह से उन्होंने इसको नाम दिया सांवले सपनों की याद। यहाँ पर उन्होंने प्रारंभ किया है पाठ का कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे सालिम अली जी की मृत्यु हो गई है और उनका जनाजा, यानी उनकी जो डेड बॉडी है, उसको शमशान भूमि की तरफ, कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा है। उसमें उनको आगे ले जाया जा रहा है, वो आगे हैं और लोग हुजूम यानी जनसमूह, भीड़, लोगों की भीड़ उनके पीछे चल रही है। पहले पैराग्राफ में वो बताते हैं कि जो व्यक्ति एक बार इस दुनिया से चला जाता है वह लौटकर वापस नहीं आता, उसकी यादें हमारे साथ रह जाती हैं। व्यक्ति चला जाता है, वहाँ तक लौटकर कोई भी वापस नहीं आता। लोग अपने शरीर की कितनी भी गर्मी दें, भले ही किसी को दिल की धड़कनें देने को तैयार हो जाएं, लेकिन फिर भी एक बार गया हुआ व्यक्ति लौटकर वापस नहीं आता। लेखक ने उनकी मृत्यु के उपरांत लिखा है, इसलिए वो अवसाद में हैं, वो दुख में हैं, और उन्होंने ये पाठ लिखा है। फिर वो कह रहे हैं कि क्योंकि हमारे जो सालिम अली जी थे, ये पक्षी विज्ञानी थे, ये पक्षियों के विषय में उनके पक्षी विज्ञानी थे, बर्ड वॉचर थे। बर्ड वॉचर का कार्य होता है कि वो पक्षी की हर एक हरकत का ध्यान रखें, वो क्या हरकतें करता है, कैसे माहौल में, किस वातावरण में जन्म लेता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या उसके लिए नुकसानदायक है, सब कुछ एक बर्ड वॉचर का कार्य होता है। और सालिम अली जी भी बर्ड वॉचर थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। तो वे चाहते थे कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से ना देखें, बल्कि उनको उनकी नज़र से देखें। और उसके लिए उन्होंने कहा कि क्या पक्षियों के चहकने को आदमी बहुत अच्छे से अनुभव कर सकता है। हम हमारे दुख को व्यक्त कर सकते हैं, हमारे दुख को, सुख को हमारे बोलने के ढंग से अनुभव कर लेते हैं, पर क्या हम पक्षियों के चहकने को, पक्षियों के बोलने को, उनकी बोली को क्या हम अनुभव कर सकते हैं कि ये अभी दुख में चहक रहा है या सुख में चहक रहा है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि पक्षियों को आदमी अपनी नज़र से ना देखे, उसके लिए उनको पक्षियों का ही नज़रिया अपनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार वृंदावन को बिना कृष्ण के हम नहीं देख सकते, कि वृंदावन जाएं और हम कृष्ण को वहाँ महसूस ना करें, ऐसा असंभव है। वृंदावन जाने का अभिप्राय ये है कि हम कृष्ण के क्षेत्र में जा रहे हैं। वैसे ही उन्होंने कहा कि अगर हम पक्षी विज्ञानी की बात करें और सालिम अली का जिक्र ना हो, ये संभव नहीं है। जिस प्रकार वृंदावन का जिक्र होने पर कृष्ण का जिक्र ना हो, कृष्ण की चर्चा ना चले, ये संभव नहीं है। उसी प्रकार पक्षी विज्ञानी की चर्चा चले और हमारे सालिम अली जी का जिक्र ना हो, यह संभव नहीं है। वो कह रहे हैं कि ऐसे ही अनेक मिथक यानी ऐसे ही अनेक सवालों के जवाब तलाश करने के लिए हम एक कमज़ोर काया वाले इस व्यक्ति के विषय में बात करते हैं। ये जुबैर हुसैन जी ने एक व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। व्यक्ति चित्र मतलब एक व्यक्ति का पूरा खाका अपने शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया है। प्राय चित्रकार अपनी कलम से, अपनी तूलिका
यानी अपने पेंट ब्रश से किसी व्यक्ति का चित्र बनाता है। और ये तो साहित्यकार थे, लेख थे, अपनी कलम के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से इन्होंने सालिम अली जी का एक व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है कि आप उसको पढ़ोगे तो आपको पूर्णतया समझ में आएगा। ये बहुत ही कमज़ोर काया वाले पतले दुबले व्यक्ति थे और इनके लिए कहा है कि ये हमेशा पक्षी कुछ नया खोजने में लगे रहते थे। यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो। वो कह रहे हैं कि उनकी मृत्यु क्षति से कुछ वर्ष पूर्व हो गई। क्षति यानी 100 वर्ष के समय से कुछ वर्ष पूर्व इनकी मृत्यु हो गई। शायद वो अपनी यात्राओं की थकान से थक चुके थे या फिर असमय जो उनको कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो गई थी उसकी वह उनकी मृत्यु का कारण बना, यह उनके विषय में नहीं पता। हमेशा एक जो वैज्ञानिक होता है वो अपने आसपास यह देखता है कि आसपास जो भी चीज़ है उसके पीछे क्या रहस्य है, उसके विषय में एक वैज्ञानिक जानता है। उसके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनके विषय में वो जानने का प्रयास करता है। और ऐसे ही हमारे पक्षी वैज्ञानिक थे। ये पक्षियों के विषय में हमेशा कुछ न कुछ जानने के लिए उत्सुक रहते थे। इसलिए जब भी उनको लोग देखते थे तो उनके आंखों पर हमेशा उनको दूरबीन नज़र, बाइनोकुलर जिसको हम कहते हैं, दूरबीन नज़र आती थी कि वो हमेशा दूर से पक्षियों को देखने का प्रयास करते थे, उनकी गतिविधियों को जानने की कोशिश करते थे कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं या ऐसा क्या है। वो हमेशा न सिर्फ पक्षियों के विषय में बल्कि प्रकृति के विषय में भी जानने का प्रयास करते रहते थे, प्रकृति के रहस्यों को सुलझाने का प्रयास करते रहते थे। इसीलिए हमेशा लोग उनको देखते थे कि उनकी आंखों पर दूरबीन रहता था। लेकिन कभी कभी एकांत के क्षणों में वे दूरबीन के बिना भी देखे गए थे। सालिम अली वे उन लोगों में से थे जिनका जो प्रकृति से प्रभावित नहीं थे। हम लोग प्रकृति की हरियाली या सुंदरता को देखते हैं तो हम प्रकृति से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन सालिम अली उन लोगों में से थे कि उन्होंने प्रकृति को अपने से प्रभावित कर रखा था। प्रकृति उनसे खुद प्रभावित थी। सालिम अली के कार्यों को देखकर प्रकृति उनसे प्रभावित थी। केरल की साइलेंट वैली में अंधड़ आंधी की वजह से जो नुकसान हो रहा था, इससे सालिम अली बहुत दुखी थे और वो उस प्रकृति के लिए कार्य करना चाहते थे। इसलिए वो तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से मिले और अंधड़ की वजह से साइलेंट वैली को होने वाले नुकसानों के विषय में बताया कि किस तरह से वहाँ की प्रकृति को नुकसान होगा, पेड़ पौधों को नुकसान होगा, पक्षियों को नुकसान होगा। जब चौधरी चरण सिंह जी ने इस विषय में जाना समझा तो उन्होंने जब उनकी पूरी बात सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनकी आंखें नम हो गई। तब उस समय में ऐसे व्यक्ति थे कि पक्षियों के या प्रकृति के विषय में सुनने वाले, इस प्रकार चौधरी चरण सिंह जैसे व्यक्ति और सालिम अली जैसे सुनाने वाले व्यक्ति थे। आज ना चौधरी चरण सिंह जी हैं ना सालिम अली जी हैं जो कि इस तरह पक्षियों की व्यथा को समझे। वो कह रहे हैं कि सालिम अली ने अपनी एक आत्मकथा लिखी, फॉल ऑफ अ स्पैरो, या हिंदी में हम कहें एक गौरैया का गिरना। उसमें उन्होंने बताया कि जुबैर हुसैन जी कह रहे हैं कि मुझे याद है कि डी.एस. लॉरेंस एक उपन्यासकार हैं और ये प्रकृति से भी बेहद जुड़े हुए थे। उनकी मृत्यु, लॉरेंस जी की मृत्यु के उपरांत उनसे किसी ने पूछा, उनकी पत्नी से किसी ने पूछा कि आप अपनी पति के विषय में बताइए, आपको अपने पति के विषय में पता तो होगा, आप अपने पति के विषय में बताइए। तो उन्होंने कहा कि मुझसे अच्छा छत पर बैठी हुई गौरैया मेरे पति के विषय में बता सकती है, क्योंकि जो लॉरेंस थे वो एक इतने अच्छे प्रकृति के देखभाल करते थे, पशु पक्षियों के संरक्षक थे कि एक गौरैया उनके विषय में शायद उनकी पत्नी से ज़्यादा अच्छा बता सकती है। ये तो लॉरेंस के विषय में लेखक ने कहा। और वैसे ही हमारे थे सालिम अली जी। सालिम अली जी भी वैसे ही पक्षी वैज्ञानिक थे जो कि पक्षी प्रेमी थे। उन्होंने क्या किया, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए, नैसर्गिक जिंदगी, प्राकृतिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। सालिम अली जी को ये प्रेरणा कब मिली कि उनको पक्षी विज्ञानी बनना है कि बचपन में वो बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से एक गौरैया घायल हो गई।
जब गौरैया घायल हुई तो उनको बड़ा दुख हुआ और उनके मन में उस गौरैया के संरक्षण की भावना आई कि मैं इस गौरैया का संरक्षण करूंगा, उसकी देखभाल करूंगा। और धीरे धीरे एक चिड़िया की देखभाल करते करते वो अनेकों इस स्वच्छंद आसमान में उड़ने वाले अनेक पक्षियों की देखभाल करने लगे और धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट, उनकी रुचि इस कार्य में बढ़ती गई और उन्होंने ये निश्चय किया कि वो पक्षी विज्ञानी बनेंगे। उनका ये निश्चय कमजोर नहीं था और उन्होंने कठिन परिश्रम करके उस मुकाम पर पहुंचे कि वो पक्षी विज्ञानी बने और लॉरेंस की तरह ही उन्होंने पक्षी विज्ञानी व हमारे पक्षियों के लिए आजीवन कार्य किया। उसके लिए उनको अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया। उनको पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया का खिताब से उनको सम्मानित किया गया। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। प्रकृति की दुनिया में एक छोटा सा टापू नहीं बने, बल्कि प्रकृति के लिए अथाह सागर, यानी ऐसा सागर जिसका कोई था नहीं है, असीमित सागर बनकर उभरे प्रकृति के लिए। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी ययावरी से परिचित हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है, जो लोग उनके स्वभाव से परिचित हैं, ययावरी स्वभाव यानी घुमक्कड़ स्वभाव से परिचित है, उनको ऐसा आज भी लगता है कि कहीं ना कहीं दूरबीन डाले सालिम अली जी आज भी पक्षियों के लिए कार्य कर रहे होंगे या पक्षियों के लिए कुछ और नया खोज रहे होंगे, ऐसा वो सोचते हैं। और वो किसी ना किसी दिन उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी यात्रा पर गए हुए हैं, किसी ना किसी दिन वो फिर से लौटकर आ जाएंगे। जब भी वो नहीं लौटते तो क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? लेखक हमसे ये प्रश्न करता है। लेखक कहते हैं कि मेरी आंखें आज भी नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना? इसी प्रश्न के साथ लेखक हमारे मन में इन पक्षियों के लिए कुछ करने के लिए, इस प्रकृति की देखभाल करने के लिए एक क्या बोलते हैं कि एक हमको एक सीख दे के जाते हैं कि जिस प्रकार पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली ने इन पक्षियों के लिए कार्य किया, इस प्रकृति के लिए कार्य किया, तो हम क्यों नहीं उनको अपनी प्रेरणा समझकर उनके पथ पर आगे चलकर इस प्रकृति के लिए कार्य करें। धन्यवाद।